Hello and welcome to my YouTube channel RPN Sharma. Myself Nitin Kumar. हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का एक चैप्टर जिसका नाम था इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन का पोर्शन हम कर रहे थे। फर्स्ट चैप्टर हम कर रहे थे इंट्रोडक्शन वाला। इसमें हमने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज हम करेंगे इसका पार्ट थर्ड। ठीक है, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने पहले 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप उनको देख लीजिए ताकि आपको आगे वाले जो टॉपिक हैं अच्छे से समझ आ सकें। ठीक है, तो इस पार्ट थर्ड में हम करेंगे टॉपिक स्ट्रक्चरल इंजीनियर के बारे में। स्ट्रक्चरल इंजीनियर क्या कौन होता है, ठीक है, सॉरी साइट इंजीनियर क्या होता है, साइट इंजीनियर कौन होता है। ठीक है, ए साइट इंजीनियर इज ए पार्ट ऑफ साइट मैनेजमेंट टीम। ठीक है, साइट इंजीनियर क्या है, एक पार्ट है साइट मैनेजमेंट टीम का। ठीक है, साइट मैनेजमेंट टीम का एक पार्ट है साइट इंजीनियर। ठीक है, तो साइट को मैनेज करने के लिए एक पर्सन रखा होता है, उसको ही हम साइट इंजीनियर बोलते हैं। एंड टेक्स सम ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर सिक्योरिटी, तो वो उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जैसे कि हमारे पास सिक्योरिटी का ध्यान रखना। अब साइट इंजीनियर है, साइट को मैनेज करना है, तो साइट को मैनेज क्या करना होता है, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे वो मैनेज करता है। वो वहाँ पे सिक्योरिटी देखता है, पर्सनस की हेल्थ, पर्सनस की सेफ्टी, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग एंड सुपरवाइजिंग मटेरियल्स एंड पीपल। ठीक है, ऑर्गेनाइज करना और सुपरवाइज करना मटेरियल्स को और पीपल को, तो वो सारा कौन देखता है, साइट इंजीनियर देखता है। ठीक है, साइट इंजीनियर्स मार्क आउट द साइट, साइट की मार्किंग करना वो भी साइट इंजीनियर करता है। उसके बाद हमारे पास जो डिज़ाइंस हैं वो करेक्टली अप्लाई हो, उसके लिए भी साइट इंजीनियर काम करता है। एंड अलाइसेस विद मेन एंड द सब कोऑर्डिनेटर, तो वो और क्या करता है कि वो मेन कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर के साथ अपना लिंक बना के रखता है, एंड साइट मैनेजर के साथ भी अपना लिंक बना के रखता है। इसी में हमारे पास टॉपिक है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए सिविल साइट इंजीनियर। ठीक है, तो कौन कौन सी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं साइट इंजीनियर की, वो हम देख लेते हैं। द साइट इंजीनियर शुड पोजेसेस द बेसिक नॉलेज। ठीक है, तो बेसिक नॉलेज होना चाहिए उसको प्रैक्टिकल के बारे में। ठीक है, बेसिक नॉलेज अबाउट द प्रैक्टिकल कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर। ठीक है, जो प्रैक्टिकल कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर है उसके बारे में उसको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अगर मान लो उसको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगा तो वो साइट पे काम नहीं कर पाएगा, तो हमारा काम जो है नहीं हो पाएगा। अलॉन्ग विद द डिटेल ऑफ हाउ दे आर प्लान। ठीक है, तो उसके पास और भी इसके साथ साथ ही जो भी उसको साइट नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज है, वो तो होना ही चाहिए। उसके साथ साथ ही उसको डिटेल होनी चाहिए कि वो कैसे प्लान करे, डिटेल्स ऑफ हाउ दे आर प्लान्ड, वो कैसे प्लान्ड हुई है कोई चीज़। ठीक है, दिस आइडिया ऑफ प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन विल हेल्प हिम टू हैव प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ द एक्टिविटीज इन द साइट विद डिजायर्ड परफॉर्मेंस। ठीक है, तो अगर उसको पता नहीं होगा प्लानिंग का तो वो क्या करेगा, वो अच्छे तरीके से अपना काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, हम देखें साइट इंजीनियर इज वेरी इसेंशियल फॉर ए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। तो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए साइट इंजीनियर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साइट इंजीनियर के बगैर कंस्ट्रक्शन कोई हो ही नहीं सकती है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए साइट इंजीनियर आर वाइड, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं साइट इंजीनियर की, वो हम आगे देखेंगे कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। ही मस्ट प्रोवाइड सफिशेंट एडवाइस एंड सुपरविजन, तो उसको सफिशेंट एडवाइस देना होता है, मतलब सफिशेंट एडवाइस देना होता है। बाकी जो भी लेबर काम कर रही होती है, सुपरवाइजर काम कर रहे होते हैं, तो उसको एडवाइस देनी होती है। खुद भी सुपरविजन करनी पड़ती है काम की उसको, कि काम कैसे अच्छे से चल रहा है, नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है, तो उसको उस पर एक्शन लेना होता है। वन देर आर एनी टेक्निकल इशू, जैसे कि कोई टेक्निकल इशू आ गया, फॉर प्रॉपर मैनेजमेंट एंड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डे टू डे रिपोर्ट्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन वर्क, तो जैसे ही कोई इशू आ गया तो उसको प्रॉपरली उसको मैनेज करना है। अगर मैनेज खुद से होगा तो ठीक है, नहीं तो उसको अपना जो हेड्स हैं, जो कंस्ट्रक्शन मैनेजर हैं, उनको रिपोर्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट इज पुट ऑन साइट इंजीनियर इन कंस्ट्रक्शन इज मेंशन्ड ब्रीफली इन द बिलो सेक्शन। तो हम नीचे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो मेन है साइट इंजीनियर की, वो हम देखेंगे।
फर्स्ट हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है साइट इंजीनियर की कंस्ट्रक्शन साइट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अगर हम बोले इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो कंस्ट्रक्शन साइट है उस पर कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं कंस्ट्रक्शन इंजीनियर की, तो हमारे पास है द साइट इंजीनियर इज द पर्सन हु स्पेंड्स मोस्ट ऑफ हिज टाइम एट द कंस्ट्रक्शन साइट। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो कंस्ट्रक्शन साइट इंजीनियर जो स्पेंड करता है वो साइट पे स्पेंड करता है, कंस्ट्रक्शन साइट पे स्पेंड करता है। क्यों? क्योंकि उसको बहुत ही वहाँ पे काम करवाना होता है लेबर से, सुपरवाइजर से, कंपेयर्ड विद द अदर मैनेजर्स एंड डिजाइनर। मैनेजर एंड डिजाइनर बहुत ही कम टाइम स्पेंड करता है साइट पे। सबसे ज़्यादा टाइम कौन स्पेंड करता है कंस्ट्रक्शन साइट पे? वो हमारे पास है साइट इंजीनियर, ठीक है। Site engineers are updated daily about the coming day's design activities based on which is implemented them at site, ठीक है। तो जो भी साइट इंजीनियर होता है उसको अप टू डेट रहना होता है, डेली अप टू डेट रहना होता है, ठीक है। अपडेटेड डेली अबाउट द कमिंग डेज डिजाइन, ठीक है, अबाउट द कमिंग डेज डिजाइन एंड एक्टिविटीज। उसको अपडेट करना होता है कि अपकमिंग डेज में कौन सा वर्क और कौन सी एक्टिविटीज उसको इम्प्लीमेंट करवानी है, ठीक है। The top members of the construction organization get a clear picture about the daily activities happening at the site through the site engineer। जो भी जो टॉप मैनेजमेंट है उसको जो साइट के बारे में पूरी डिटेल किससे पता चलेगी? साइट इंजीनियर से पता चलेगी। वो सारी डिटेल साइट इंजीनियर से लेंगे और उसके बाद ही वो डिसाइड करेंगे कि साइट पे काम कैसा चल रहा है और उन्हें क्या उसमें चेंजिंग करने की जरूरत है। नेक्स्ट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें साइट इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की, वो है ट्रैवलिंग, ठीक है। तो ट्रैवलिंग का भी उसको ध्यान रखना है। जैसे हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं। तो साइट इंजीनियर्स आर सपोज टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। तो साइट इंजीनियर को हो सकता है एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़े। क्यों जाना पड़े? क्योंकि हो सकता है कि जिस कंट्रैक्टर के अंडर वो काम कर रहा है साइट इंजीनियर, तो उस कंट्रैक्टर के 2-3 प्रोजेक्ट हों, ठीक है। बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द प्रोजेक्ट और नंबर ऑफ प्रोजेक्ट, हो सकता है उसके अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट हों, या हो सकता है जो जिस प्रोजेक्ट पे वो काम कर रहा है साइट इंजीनियर, वो प्रोजेक्ट का जो एरिया है वो बहुत ही बड़ा हो, तो उसको वो करना पड़ सकता है। फॉर एनी स्पेशल नीड्स ही मस्ट आल्सो बी रिक्वायर्ड टू रीच with the procurement of resources to get the material as per the correct specifications if any discrepancies happen। मान लो अगर कोई मटेरियल है उसमें कोई दिक्कत आ गई तो उसको जाना पड़ सकता है, मटेरियल लाने खुद ही जाना पड़ सकता है। दिस मीन्स एवरी सेक्टर ऑफ एक्टिविटीज से इट्स डिज़ाइन की बात करें, हम मटेरियल्स की बात करें या फिर एग्जीक्यूशन की बात करें, तो साइट इंजीनियर जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मतलब उसको साइट इंजीनियर को भी हर एक चीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, डिज़ाइन के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए, मटेरियल के बारे में भी, एग्जीक्यूशन के बारे में भी। डिज़ाइन के बारे में क्यों? क्योंकि जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर है डिज़ाइन बनाएगा लेकिन एग्जीक्यूट तो उसको साइट इंजीनियर ही करवाएगा। मटेरियल के बारे में इसलिए क्योंकि एग्जीक्यूट तो वही करवाएगा, एग्जीक्यूशन भी उसको। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। ओके। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी साइट इंजीनियर की हमारे पास है टेक्निकल एक्टिविटीज़, ठीक है। टेक्निकल एक्टिविटीज़ के बारे में भी उसको पता होना चाहिए। जैसे कि हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइट एक्टिविटीज़ लाइक एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लेवल, ठीक है। साइट एक्टिविटीज़ जैसे कि हमारे पास लेवल को एस्टेब्लिश करना, ठीक है, ये टेक्निकल एक्टिविटीज़ हैं। सर्वे कंट्रोल्स वो देखना, ठीक है, which is required for the control of contracts must be performed by the site engineer in the required conditions। The works have to be set out as per the contract drawings, ठीक है। जो वर्क उसको सेट आउट करना होता है as per the drawings, ड्राइंग के अकॉर्डिंग करना होता है। This requires checks at regular basis on the construction site। The records maintained have to be accurate and they have to satisfy with the ऑर्गेनाइजेशनल एंड लीगल रिक्वायरमेंट। तो ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट और लीगल रिक्वायरमेंट जो है फॉलो होनी चाहिए जो भी काम वो करेगा टेक्निकल डिटेल के अकॉर्डिंग। द साइट इंजीनियर हैज़ टू फेस एनी अनएक्सपेक्टेड डिफिकल्टीज। तो हो सकता है कोई भी अनएक्सपेक्टेड डिफिकल्टी आ सकती है साइट पे। जैसे मान लो कोई बारिश आ गई, जोरदार बारिश आ गई, तो वो भी उसको ही संभालनी है, ठीक है। रेज्ड फ्रॉम द टेक्निकल साइट, टेक्निकल साइट से कोई फॉल्ट आ गया
या फिर कोई नेचुरल जैसे मैंने बताया रेन वगैरह आ गई, ठीक है, किसी पॉइंट पे भी वो चीज़ें आ सकती हैं। ही मस्ट स्टडी द प्रॉब्लम एंड रिजॉल्व इट इन द मोस्ट एफिशिएंट मैनर एज पॉसिबल। तो उसको जो भी प्रॉब्लम है उसको मोस्ट एफिशिएंट मैनर से रिजॉल्व करना होता है। अगर वो करेगा तो ठीक है, नहीं तो प्रोजेक्ट जो है सारा खराब हो जाएगा, सब प्रोजेक्ट में लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की साइट इंजीनियर की, वो हमारे पास है प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट्स एंड शेड्यूल्स, ठीक है। तो उसको रिपोर्ट्स एंड शेड्यूल बनानी होती है, जैसे कि उसने जो भी काम करवाया उसकी वो रिपोर्ट बनाएगा कि मैंने आज के दिन इतना काम करवाया, इतना काम बचा, ठीक है। शेड्यूल बनाने होते हैं कि कल वो क्या काम करेगा, मतलब कितने घंटे कौन सा काम चलेगा, वो सब उसको बनाना होता है साइट इंजीनियर को, ठीक है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। The site engineer is the one who have to ensure that the site have adequate resources, ठीक है। उसको ध्यान रखना पड़ता है कि साइट पे adequate resource हो, साइट इंजीनियर को ध्यान रखना पड़ता है कि साइट पे adequate resource हो to complete the task. This is conducted by having the procurement schedule, ठीक है। तो ये कैसे पता चल जाएगा उसको, प्रोक्योरमेंट शेड्यूल से। अगर शेड्यूल पहले ही बनाया होगा कि इस दिन इतनी चीज़ लगेगी, तो उसको पता चल जाएगा कि ये चीज़ लगी या नहीं लगी। For the jobs carried out and liaise with the procurement department regarding the same. Next point अगर हम इसमें देखें, a report on the future works to be carried out at the site are prepared and produced by the site engineer 2 weeks ahead. This is carried out in conjunction with the site agent, ठीक है। जो भी रिपोर्ट है फ्यूचर वर्क्स की, वो उसको पहले ही 2 वीक पहले ही बनानी होती है, ताकि जो काम है उसके बारे में सबको पता चले, ठीक है। साइट एजेंट है उसको पता चले कौन कौन सा काम फ्यूचर में होने वाला है। द साइट इंजीनियर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द साइट डायरीज, ठीक है। तो साइट डायरीज को भी उसको मेंटेन करना होता है, साइट पे डायरी बनानी होती है कि कौन सा काम किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। फिर बाद में वो उस डायरी को देख के उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकता है अगर कोई भी दिक्कत हो रही हो तो। रिस्पेक्टिव शीट्स फॉर एलोकेशन। नेक्स्ट हमारे पास जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है साइट इंजीनियर की, वो है हेल्थ एंड सेफ्टी की। तो ठीक है, उसको वर्कर्स की भी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ता है, अपनी भी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ता है, वर्कर की सेफ्टी और अपनी भी सेफ्टी का उसको ध्यान रखना पड़ता है। तो ये हमारे पास पॉइंट्स हैं, वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। फॉर ए हाईली डेंजरस वर्क साइट, जैसे मान लो हाईली डेंजरस वर्क साइट है, मान लो कहीं पे हजार्डियस केमिकल के फैक्ट्री वगैरह हम तैयार कर रहे हैं या केमिकल तैयार कर रहे हैं, तो वहाँ पे ध्यान रखना है साइट इंजीनियर को, ठीक है। फॉर द हाईली डेंजरस वर्क साइट द साइट इंजीनियर विल टेक अप द रोल ऑफ सेफ्टी इंजीनियर, ठीक है। तो वहाँ पे उसको सेफ्टी एज ए सेफ्टी इंजीनियर का भी काम करना पड़ सकता है साइट इंजीनियर को, ठीक है। क्योंकि अगर कोई भी किसी को भी नुकसान हो गया तो वो इनडायरेक्टली साइट इंजीनियर को भी नुकसान होगा, और वो सारा जो मेन नुकसान तो उसका होगा, कॉन्ट्रैक्टर का होगा। He have to ensure that the work carried out by the workers and other related activities are as per the safety regulation। तो उसको ये भी इंश्योर करना है कि जो भी वर्क हो रहा है वो सेफ्टी रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की हम बात करें, एवरी कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट पोजेस शेप्ड सेफ वर्किंग कल्चर, ठीक है। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उनको सेफ वर्किंग कल्चर रखना बहुत ज़रूरी है, एंड सेफ प्रैक्टिसेस, ठीक है। Its implementation and practice of following is supervised by the site engineer, ठीक है। तो वो सारा सुपरवाइज किसने करना है, सेफ्टी का साइट इंजीनियर ने, ठीक है। देयर मे बी अदर सेफ्टी एंड हेल्थ अफसर, अदर सेफ्टी एंड हेल्थ अफसर भी वहाँ पे हो सकते हैं, लेकिन साइट इंजीनियर जो मेन है, ठीक है। अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर हम बात करें, आर टू अंडरगो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज दैट विल प्रमोट द एनवायरनमेंट कंप्लायंस, ठीक है। तो अदर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हमारे पास हो सकती हैं जो कि हमारे पास एनवायरनमेंटल कंप्लायंस, एनवायरनमेंटल के हिसाब से हमें देखनी है। ईच वर्क हैज़ टू बी कैरिड आउट सेफली विद इन द डेडलाइन, तो हर एक वर्क जो है डेडलाइन के अंदर अंदर ही हमें करना है, ठीक है, सेफली करना है। नेक्स्ट हमारे पास रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाता है क्वालिटी एश्योरेंस बाय द साइट इंजीनियर, ठीक है। तो साइट इंजीनियर को क्वालिटी का बहुत ध्यान रखना है, अगर क्वालिटी अचीव नहीं होगी तो जो भी वर्क, जितना भी वर्क होगा, डिजाइनिंग वगैरह होगी, सब फेल हो जाएगी। तो हम इसमें अगर बात करें, एज वी नो क्वालिटी इज ए पैरामीटर दैट हैव टू केप्ट इन प्रैक्टिस
फ्रॉम द इनिशियल स्टेज ऑफ प्लानिंग टू द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट। तो हमें प्लानिंग के स्टेज से ही क्वालिटी मेंटेन बना के रखनी है और कब तक एंड ऑफ द प्रोजेक्ट तक हमें क्वालिटी बना के रखनी है। द मेजर इश्यूज विद डिजाइन एंड डॉक्यूमेंटेशन कैन बी करेक्टेड ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन बाय द साइट इंजीनियर। तो हो सकता है बीच में जो डिजाइनर हो उसने कोई दिक्कत की हो डॉक्यूमेंटेशन में या डिजाइन में, तो साइट इंजीनियर को वो भी ठीक करना पड़ सकता है साइट पे, ठीक है। बेस्ड ऑन द एडवाइस फ्रॉम द स्ट्रक्चरल इंजीनियर, वो स्ट्रक्चरल इंजीनियर से एडवाइस उसको लेने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन उसको भी कुछ चीजें चेंज करने की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। एनी अनडिजायरेबल एक्टिविटीज इन कंस्ट्रक्शन ब्रिंग्स हाई लॉस ऑफ क्वालिटी एंड मनी, ठीक है। तो कोई भी जैसे साइट पे अनडिजायरेबल कोई भी वर्क हो रहा है तो हो सकता है उससे बहुत मनी का लॉस हो, चाहे हेल्थ का लॉस हो, तो बहुत सारे लॉसेस हो सकते हैं, लॉसेस ऑफ क्वालिटी, लॉसेस ऑफ मनी, ठीक है। तो साइट इंजीनियर अश्योर्स क्वालिटी बाय द फॉलोइंग मीन्स। तो क्वालिटी कैसे अश्योर करता है साइट इंजीनियर, वो बाय प्रमोटिंग द बेस्ट कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस, ठीक है। बेस्ट कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस से वो क्वालिटी को अचीव कर सकता है। अंडरगो एक्टिविटीज एंड प्रैक्टिसेस दैट कंप्लाई विद द प्रोसीजर्स ऑफ कंपनी एंड द स्पेसिफिकेशन, assures the work is completed and delivered without any defect and delay, ठीक है। One must highlight value engineering opportunities। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट पॉइंट है इसका है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ साइट इंजीनियर का, वो है हमारे पास कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप ड्यूटीज। तो जो भी साइट इंजीनियर है उसको कम्युनिकेशन और लीडरशिप ड्यूटीज करने की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है, और करनी ही पड़ती है बल्कि। एज द साइट इंजीनियर हाउ टू नो द टेक्निकल डिटेल्स, ठीक है। उसको टेक्निकल डिटेल के बारे में भी पता होना चाहिए, जैसे कि वो जानता भी होगा। फ्रॉम द अबव लेवल्स एंड मेक इट इन प्रैक्टिस इन द साइट, ही मस्ट बी सफिशिएंट इनफ टू कोऑर्डिनेट इंफॉर्मेशन दैट इज कम्युनिकेटेड, ठीक है। तो उसको जितनी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट की हो उसके साथ बताई हो, एटलीस्ट उसको वो इंफॉर्मेशन का पूरा ध्यान रखना पड़ता है, वो चीज़ें उसको करनी पड़ती हैं। he must take up the detail from the higher levels, तो उसको हायर लेवल से डिटेल्स लेनी होती है एक्यूरेटली और उसके बाद पास करनी होती है उसको वो डिटेल उसके जो बिलो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या फिर सुपरवाइजर्स हैं या फिर लेबर है उनके साथ, ठीक है। इट नॉट if not how efficiently you as a site engineer understand the idea, but it's on how you convey it to your sub workers। तो ये इतना जरूरी नहीं है कि आपका जो आइडिया है उसको it is not how efficiently you as a site engineer understand the idea। ये इतना जरूरी नहीं है कि आप कितना आइडिया को समझते हो, ये जरूरी है कि आप कितना अच्छे से किसी को समझा सकते हो, क्योंकि काम तो आपने नहीं करना है, काम तो आपके वर्कर्स ने ही करना है, ठीक है। दिस विल रिफ्लेक्ट टू हैव द नीड फॉर द लीडरशिप क्वालिटी। तो ये आपका लीडरशिप क्वालिटी में आ जाएगा, क्योंकि आपको दूसरे को इम्प्रेस करने की अगर पावर है तो वो लीडरशिप क्वालिटी में आ जाएगा। एंड कन्वे टू कन्वे एंड मेक द वर्कर्स टू डू द वर्क, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी चीज़ में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। इफ़ यू लाइक द वीडियोज़ देन लाइक, कमेंट, share and subscribe my YouTube channel.